हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल स्टडी स्मार्ट में स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पे लुसेंट के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन सब का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम आपको लुसेंट के पेज को आपके सामने पढ़ेंगे और आपको बता रहे हैं कि कौन सा लाइन, कौन सा डाटा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे अभी तक हिस्ट्री की वीडियो हम शुरू कर चुके हैं। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं मतलब भूगोल विषय को। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन कि कौन सा डाटा, कौन सा लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे भूगोल के इस प्लेलिस्ट में आप पहली बार आए हैं तो आपको अगर हिस्ट्री भी पढ़नी हो तो आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में लुसेंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट खोल करके हिस्ट्री विषय को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं भूगोल विषय को। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, लुसेंट में। बिना देरी किए हुए चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज, ठीक है, इरेटास्थनीज एक ग्रीक विद्वान, ठीक है, ने किया। ठीक है, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्राफोस यानी कि पृथ्वी और वर्णन से प्राप्त किया गया है और दोनों को एक साथ रखने पर अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, यहाँ पे इनका सन दिया हुआ है, कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको बस जानना है एक तरह से, बस नॉर्मली, कि भूगोल जो शब्द का प्रयोग किए थे वो किए थे सबसे पहले इरेटास्थनीज ने। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही थोड़ा सा है। ठीक है, ये भी 20% इंपॉर्टेंस है 100% में। ठीक है, इरेटास्थनीज सबसे पहले भूगोल। उसके बाद यहाँ पे दूसरा, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंस इसका नहीं है। ठीक है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली, ये भी इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। ठीक है, पहली कौन सी, संभववाद, दूसरी निश्चयवाद। ठीक है, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, लीला, ब्लास और फैब्रे। देखिए, भूगोल में, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए कोई भी परिभाषा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, या फिर विचारधारा कौन उसका है, कुछ नहीं, ये सब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये चार्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 10 जो है भूगोल के मतलब लेखक का नाम दिया गया है और उन्होंने क्या किया है वो बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसको पढ़ रहा हूँ, बट इसमें से भी ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर मैं बताऊँगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, चलिए, पहला है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है, और वर्तमान भूगोल का जनक तो वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, तीसरा क्या है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो इरेटास्थनीज को। ठीक है, चौथा, भौतिक भूगोल का जनक वो बोला जाता है पोलोडोनियम को। ठीक है, पोलिडोनियम को। उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल का जनक तो वो है कार्ल ओ शावर। ठीक है, उसके बाद गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है, तो वो है थेल्स व अनेक्सीमीडर। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, तो वो है मार्टिन बैहम। ठीक है, उसके बाद है कौन, 8वें नंबर पे विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो वो है अनेक्जी मेडर। ठीक है, 9वें पे क्या है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, तो वो कौन है, स्ट्राबो। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 10वां, क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, तो इसके कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, तो ये 10 है लिस्ट में, बट इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, तो वो है पहला भूगोल का जनक कौन है, तो वो है हिकेटियस। उसके बाद है चौथे नंबर का भौतिक भूगोल का जनक, वो कौन है, तो वो है पोलिडोनियम। ठीक है, पोलिडोनियम। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर आता है 7वें नंबर पर विश्व ग्लोब का निर्माता, तो वो है मार्टिन बैहम। ठीक है, आपको याद करना हो तो सब याद करिए 10, मैं तो मना करूँगा, बट आपका मन हो तो 10 आप याद कर सकते हैं।
और अगर आपको मेरी बात मानना है तो आपको बस इन्हीं तीनों पे ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है, पहले पे, चौथे पे और सातवें पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं, ठीक है। देखिए ये इतनी लंबी लंबी परिभाषाएं, ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम में नहीं आने वाली, ठीक है। ये जो इस तरह की परिभाषाएं होती हैं ये आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस में जो यूपी ट्रिपल एससी, मतलब जो भी, या फिर कोई बड़ा एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट का, ठीक है, एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम, तो उसमें ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। कोई भी वनडे एग्जाम में ये स्टेटमेंट नहीं आता, आता भी है तो मतलब 100% में मुझे लगता है कि 1 से 2% चांस है आने का, तो इस पर इतना हमें टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। तो आप ये परिभाषाएं छोड़िए, ठीक है। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे ब्रह्मांड, ठीक है। इसमें क्या है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, एग्जाम के लिए नो इंपॉर्टेंस। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न है, ठीक है। यहाँ से अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस शुरू होता है, ठीक है। तो पहला कौन सा सिद्धांत है, वो है महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो इसको किसने मतलब दिया था थ्योरी को, एब जॉर्ज लेमेंतेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है इसका पहले लाइन का, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंतेयर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा सिद्धांत है, संकल्पना है, वो है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है। तीन बातें हिंदी में, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। तो इसके कौन है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, ठीक है। बट ये इम्पोर्टेंस इसका नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने तीसरे पे, दोलन सिद्धांत, ठीक है, दोलन सिद्धांत, पुलास्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, तो डॉक्टर एलन संडेजा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे है स्फीति सिद्धांत यानी कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी, एलन गुथ, ये भी इम्पोर्टेंस इसका नहीं है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सिर्फ और सिर्फ पहले का, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा आपको पता होना चाहिए, बट सिर्फ 20% एग्जाम में इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा हो गया। फिर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की, ठीक है, वही बात आगे एक्सप्लेन हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है, कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। वो आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ये कोई मतलब नहीं एग्जाम के लिए हमारे, ठीक है। और उसी को फिर से महाविस्फोट सिद्धांत को ही यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे कैसे हुआ था, ठीक है, जो कि वनडे एग्जाम के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको पढ़ करके वीडियो लंबा करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो भी दिया हुआ है बस ये एक्सप्लेन किया है कि बिग बैंग थ्योरी कैसे क्या है, ठीक है, तो इसको छोड़िए। चलिए इसमें नोट में क्या है, नोट में थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसमें क्या है कि नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, ठीक है, यानी कि माइक्रोवेव एंसीट्रोपी प्रोब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैप बोलते हैं, का शुभारंभ किया गया, ठीक है। मैप एक खोजी उपग्रह है, ठीक है, इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है, ठीक है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की है। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 में मतलब निधन हो गई। उसके पश्चात सम्मान के रूप में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 से, ठीक है, डब्लू मैप, ठीक है, यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब रखा गया, ठीक है। तो ये सब कोई मतलब नहीं एग्जाम के लिए हमारे, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ठीक है, कि
मतलब मैप जो ऐसे एग्जाम में बस आपके मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि मैप परियोजना जो थी, ठीक है, जो शुरू किया गया था वो किस सिद्धांत की पुष्टि के लिए शुरू हुआ था, ठीक है, मैप परियोजना, ठीक है। तो कई तो वहाँ पर आपको सिद्धांत दे देगा, तो उसमें से कौन सा सिद्धांत सही होगा, वो होगा बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंस है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है नीचे, ठीक है। फिर ये देखिए भूवैज्ञानिक काल, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये देखिए अभी हम लोग आपस में नॉर्मली बात करते हैं कि काल, फिर युग कई है, फिर कल्प है, महाकल्प है, ईयान है, ठीक है। तो जो हमारा टाइमलाइन होता है कि हाँ, जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे नहीं हम यूज़ करते हैं कि कल परसों नरसों, तो ऐसे ही जो हमारा काल है उसको भी हम लोग मतलब कई भागों में बांटे हुए हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में बस यही पूछता है कि जो भूवैज्ञानिक काल है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि सबसे बड़ा है ईयान, उसके बाद है काल, ठीक है। भूवैज्ञानिक काल में सबसे बड़े खंड को इयॉन कहते हैं, ठीक है। तो बस उसके बाद ये इसका बताया है कौन कौन है, बस आपको ये ध्यान देना है सबसे बड़ा काल खंड कौन सा है, इयॉन, और सबसे सबसे छोटा है काल, ठीक है। उसके बीच में महाकल्प, कल्प, युग है, ठीक है। बस ये याद रखिए इयॉन। चलिए अगले पेज पे, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में जाना जा रहा है। नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। चलिए ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक यानी कि CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर, ठीक है, नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया, ठीक है। नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली आप पढ़ने के बजाय बस आप इस पर ये ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ये देखिए, ठीक है। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान, ठीक है, में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है, ठीक है। इसलिए अगर कभी एग्जाम में आए कि सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है, सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है, तो वो होगा गॉड पार्टिकल, ठीक है। याद रहे सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है, तो वो है गॉड पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे इसमें, तो CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटोमेटिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नोट में देखिए, ठीक है, नोट में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि ये भी जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, वो गॉड पार्टिकल, ठीक है। तो इसको किसने पेश किया था, ठीक है, गॉड पार्टिकल जो है ये कौन पेश किया था इस अवधारणा को, तो वो पेश किए थे हिग्स ने, ठीक है, हिग्स, ही आधा गो स हिग्स, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि गॉड पार्टिकल का जो अवधारणा दिए थे वो कौन थे, तो वो थे हिग्स, ठीक है। और सोचिए मतलब ये जो गॉड पार्टिकल का जो ये दिए थे अवधारणा, वो हमारे इंडियन सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पे आधारित था, ठीक है। सोचिए मतलब इंडिया का क्रेडिट लेकर के उन्होंने ऐसा नियम बना दिया, ठीक है। चलिए ये बस इंपॉर्टेंट है, गॉड पार्टिकल अवधारणा कौन दिया है, हिग्स। चलिए उसके बाद ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदकिया गैलेक्सी, प्रत्येक मंदकिनी में अनुमानतः इतना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मंदाकिनी, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है। हमारे पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे हम दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। तो बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, तो है दुग्ध मेखला या फिर आकाश गंगा, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है, ठीक है, गोल है, त्रिभुजाकार है, या फिर कैसा है, तो ये है सर्पीला आकार, ठीक है, स्पाइरल, ओके। चलिए आगे देखिए,
यहाँ पे दिया है कि इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी और इंग्लिश में एंड्रोमेडा नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसको सबसे पास में कौन है, तो वो है देवयानी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है ड्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है, यानी कि बौनी मंदाकिनी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब चलते हैं निहारिका में, ठीक है। निहारिका यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है, रुकिए यहाँ पे, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एवं श्याम वीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन बनता है, ठीक है, कि किसका जन्म ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन सही होगा कौन सा, निहारिका, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला, NABULA, नेबुला, ठीक है। तो बस ये एक लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट कितना है, 20 से 30%, ठीक है, 20 ही मानिए इसको, ठीक है। चलिए निहारिका के कुछ प्रकार, ठीक है। देखिए ये प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिसके प्रकार है, ठीक है। मैं झूठ में पढ़ूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको वही मैं कंटेंट बताऊँ जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको हो सकता है कि अजीब लग रहा हो कि ऐसे छोड़ दे रहे हैं ये, बट बिलीव मी, तैयारी में आपको सबसे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ने से ज़्यादा भी जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप छोड़िए, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ छोड़िए उसको, आप अगर आप चाहो तो आप पढ़ो, लेकिन मैं तो कहूँगा पढ़ो भी मत। अब मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। चलिए अब आते हैं सौरमंडल पे, ठीक है। सौरमंडल, इसमें सौरमंडल में क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। उसके बाद प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा शुरू होता है यहाँ से, इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेगी, ठीक है। पहले शुरू करते हैं सन से, यानी कि सूरज से। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी यानी कि दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, ठीक है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ मिलियन वर्ष है, ठीक है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है कि सूर्य को जो अपना वो परिक्रमा करता है, वो उसका दिशा कौन सा होता है, तो वो होता है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है 25 दिन की 35 दिन, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि दिशा क्या है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% लगभग एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक है। इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये देखना है कि सूर्य जो एक गैसीय गोला है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, वो है हाइड्रोजन, जो कि 71% है। तो बस ये छोटा सा बस 30% ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, हाइड्रोजन, जो कि 71% है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद ये देखिए, ये है हैस बेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे सकता है कि सूर्य के केंद्र पे कौन सा प्रक्रिया होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फिर और भी कुछ, ठीक है। तो ध्यान देना है कि नाभिकीय विखंडन या फिर कुछ और नहीं है, वो क्या है, नाभिकीय संलयन है, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट था इसमें। उसके बाद चलते हैं अगले पे। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल, ठीक है, फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। नो इम्पोर्टेंस। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कि कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्स रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको एग्जाम में पूछे, ठीक है। सूर्य का मुकुट आपको लगता है कि पूछेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो चांस, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, ठीक है, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते हैं, ठीक है। इसे कौन सा सिद्धांत कहा गया भूकेंद्रीय सिद्धांत, ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो और इसका प्रतिपादन किसने किया था? मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने, वो भी 140 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये माना, ठीक है, इनका मानना ये था, रुकिए यहाँ पे बताते हैं, इनका ये मानना था, वेट, कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, हाँ, ठीक है। ये जो टॉलमी ने, रुकिए ये भी दिखाई दे इसमें, हाँ, ठीक है। ये जो टॉलमी जो थे, इन्होंने क्या माना, ठीक है, इन्होंने माना कि बीच में अर्थ है, ठीक है, और उसके चारों तरफ सारा ग्रह घूम रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको माना गया जियोसेंट्रिक, यानी कि सेंट्रिक मतलब कि जो हमारा जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, ठीक है। तो इसको कौन माने, ये थ्योरी मानते थे टॉलमी जी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आया, फिर आगे देखिए, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड के केंद्र बन गया। नहीं, फिर यहाँ देखिए, इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है, ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जब निकोलस कॉपरनिकस, तो वो कहते हैं कि सेंटर में पृथ्वी नहीं है, सेंटर में जो है सूरज है, ठीक है, सूर्य है, और उसके चारों तरफ पृथ्वी और बाकी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नियम बताया कि इन्होंने बताया कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस। तो उस थ्योरी को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है। फिर उसके बाद आया कौन सा, फिर आया जोहानेस केपलर, ठीक है, जो इन्होंने ये बताया कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। जो ये वो 20वीं शताब्दी में ये क्लियर हो गया कि जो ये मंदाकिनी के जो पास जो सूर्य स्थित है वो सेंटर में स्थित नहीं है, ठीक है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में जो तस्वीर स्पष्ट हुई उसमें ये देखा गया कि सूर्य जो है मंदाकिनी के एक सिरे पर स्थित है, ठीक है। यानी कि मतलब जो ये हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें एक किनारे पे कहीं सन है और उसके चारों तरफ पृथ्वी बाकी ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर नियम बन के आया, ठीक है। तो बस आपको इतना पढ़ने के बाद बस यही ध्यान देना है कि जो भू केंद्रीय सिद्धांत है जियोसेंट्रिक, उसको किसने दिया था? टॉलमी जी ने, ठीक है। उसके बाद जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है यानी कि हेलियोसेंट्रिक, इस सिद्धांत को कौन दिया था? इसको दिया था कॉपरनिकस ने, ठीक है। बस यही ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो केपलर ने बताया था उसको कोई अभी नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बस यही ध्यान रहे, भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया था? टॉलमी, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिए थे कॉपरनिकस।
बस ये दो चीज़ ध्यान देना है इसमें, और कुछ नहीं। उसके बाद सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है, नो इम्पोर्टेंस। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, नो इम्पोर्टेंस। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है, नहीं, ये भी इंपॉर्टेंस नहीं है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 8 मिनट और 16 सेकंड लगता है प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में, ठीक है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरा बोरियालिस, ठीक है, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको ऐसे नॉर्मली याद रखना है कि ये जो सौर ज्वाला है ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको 50% बोलूँगा मैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। सौर ज्वाला जो है, ठीक है, उसको उत्तरी ध्रुव पे क्या बोलते हैं, ऑरा बोरियालिस, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर जब ये होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। इसको तो बस ट्रिक से याद रखता हूँ मैं कि अगर दक्षिण में हो रहा है तो दक्षिण में ही, हम जैसे कि जो पूरा अपना मैप है उसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ये अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो गया, ठीक है। ये मैप में ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अगर ये दक्षिण ध्रुव दे रहा है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो जब कभी भी एग्जाम में पूछेगा, अगर पूछे कि दक्षिण ध्रुव कहाँ पे है, तो मैं समझ जाऊँगा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये होगा, और मतलब ये याद करने का ट्रिक है आपको, ठीक है, कि दक्षिण ध्रुव पे होता है तो ऑस्ट्रेलिया उसको बोला जाएगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। चलिए, उसके बाद सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी कि मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है, ठीक है। ये मतलब 10% इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का व्यास जो है 110 गुना मतलब कम है व्यास से, ठीक है। चलिए, उसके बाद सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, यानी कि सूर्य बड़ा है हमारी पृथ्वी से कितना गुना, 13 लाख गुना, और पृथ्वी को सूर्य तप का सिर्फ 2 अरबवां भाग मिलता है। सोचिए कितना कम मतलब परसेंटेज हम लोग को मिलता है। सोचिए अगर पूरा मिल जाएगा तो हम लोग ऐसे ही जल जाएंगे, ठीक है। तो आप बस ये 2 लाइन जानिए, इंपॉर्टेंस इसका एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कि मध्य यात्री, ठीक है, मध्य यात्री का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि उसमें होना चाहिए आर्कटिक क्षेत्र, जो ऑप्शन रहेगा वही सही होगा, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र कौन सा होता है, जैसे मैप में यहाँ आपको यूरोप मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको अफ्रीका मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागर बीच में, ठीक है, यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, फिर यहाँ पे कनाडा, फिर यहाँ पे जो है दक्षिणी अमेरिका है। तो जो ये एरिया है, ठीक है, ये है आर्कटिक एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। इधर तो अपना प्यारा इंडिया इधर आगे आकर के, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पे, आर्कटिक क्षेत्र में। उसके बाद अब शुरू करते हैं सौर मंडल के पिंड, ठीक है, यानी कि ये शुरू होता है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की प्रांग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। तो पहला कैटेगरी क्या है, परंपरागत ग्रह, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से, उसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ठीक है। देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको बहुत टफ बना रहेगा, ठीक है, आपका पेपर लास्ट वाले शिफ्ट में लास्ट वाले मतलब समय में अगर है तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में कि 4 ठो आपको दे देगा ऑप्शन, पूछेगा कि कौन सा इसमें से परंपरागत ग्रह नहीं है, ठीक है। तो उसमें से 3 नाम कोई भी एक होगा और एक नाम इसमें से मतलब वो डाल देगा वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, परंपरागत मतलब ग्रह ये है, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। चलिए, पौने ग्रह में कौन कौन से हैं, प्लूटो है, चेरान है, सेरस है, 2003 यूवी 313, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, लघु सौरमंडलीय पिंड, जिसमें कि धूमकेतु आते हैं,
उपग्रह आते हैं व अन्य छोटे खगोलीय पिंड आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्रह को। ठीक है, ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये शर्त आपको नहीं पढ़ना है कि कौन कौन सा शर्त रहेगा तो उसको ग्रह माना जाएगा, एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। ठीक है, बस आपको ये लाइन यहाँ पे देखना है कि परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से 8 हो गई है। ठीक है, तो परंपरागत जो ग्रह है जो यहाँ पर हमने पढ़ा है इसकी संख्या प्रेजेंट टाइम में कितना है, 8 है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है तो वो है 8 है। ठीक है, पहले 9 था अब 8 हो गया है। ठीक है, क्योंकि यम जो है प्लूटो है उसको हम लोग बौना ग्रह साबित कर दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए अब 9 से हो गया है 8 परंपरागत ग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्या है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ठीक है, इसमें क्या क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है एवं मंगल है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर यहाँ से कहीं क्वेश्चन आ रहा है, अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको 4-5 मिनट, इसमें से अगर क्वेश्चन आता है ना, समझिए आपको बहुत वो टफ बना रहा है वो आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसको टैकल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन वो कैसे बनाएगा। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएगा कि इनमें से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद ये दे देगा। ठीक है, कौन सा नहीं कहा जाता है, तो ध्यान रहे आप ये याद रखिएगा, पार्थिव ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, ये सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट है, ये चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पार्थिव ग्रह का ये जो है इसमें, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बृहस्पति या बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, जिसे हम लोग बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन वैसे ही बनाएगा। ठीक है, कि कौन सा ग्रह बृहस्पति ग्रह नहीं है। ठीक है, इसमें से 3 दे देगा ये, और एक को एक जो ग्रह इसमें से कहीं डाल के इसमें डाल देगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों ध्यान देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये चट्टान से बना है, ये गैस से बना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 ये डाल देगा और चौथा कोई और डाल देगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किन किन को हम लोग बिना किसी नंगी आंखों मतलब कि बिना किसी टेलीस्कोप के या फिर बिना किसी मशीनी उपकरण के हम लोग देख पाएँ, तो वो कौन कौन सा है, वो है मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है एवं शनि है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब उसके बाद जितने भी 9 ग्रह हैं, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि वो अब आगे पीछे जो भी मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक है, तो उसमें आकार के हिसाब से कौन आगे पीछे है, सबसे बड़ा आकार किसका है, फिर छोटा किसका है, फिर छोटा किसका है। तो हम पहले देखेंगे आकार के हिसाब से, फिर घनत्व के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे सूर्य की दूरी के हिसाब से, फिर द्रव्यमान के हिसाब से, फिर परिक्रमा के हिसाब से, परिभ्रमण के हिसाब से और अक्ष पर झुकाव के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हम बस ये चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, कि पहले पे कौन है, ठीक है, और लास्ट में कौन है, ठीक है, और प्लस पृथ्वी कहाँ पे है। ठीक है, इसमें हम 3 चीज़ नोटिस करेंगे, पहले कौन है, अंतिम कौन है, पृथ्वी किस नंबर पे है। ठीक है, और इसमें भी हम सब नहीं देखेंगे, हमें बस देखना है कौन कौन सा, वो हम बता रहा हूँ। आकार के हिसाब से देखना है हमें। ठीक है, आकार के हिसाब से घटते क्रम में। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा आकार में बड़ा है बृहस्पति। ठीक है, अब उससे कम है शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी। ठीक है, यानी पृथ्वी कौन से नंबर पे आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, यानी कि 5th नंबर पे है हमारा पृथ्वी आकार के अनुसार। ठीक है, आकार के अनुसार 5वें नंबर पे है। ठीक है, बस ये देखना है। देखिए देखिए अर्थात लिखा है ना, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे है, सबसे बड़ा हो गया कौन, बृहस्पति, और छोटा हो गया बुध। ठीक है, बस ये देखना है इसमें। और घनत्व के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व देखिए यहाँ पे नीचे लिख दे रहा है सब, सबसे कम जो घनत्व है वो है शनि का, और सबसे अधिक है वो है पृथ्वी का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि घनत्व के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा क्रम है, तो वो होगा सबसे अंतिम।
ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वें नंबर पे है घनत्व के हिसाब से। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा है उसका। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। ठीक है, दूरी के हिसाब से, यानी कि जो सूर्य के सबसे सटे हुए ग्रह है वो है बुध। ठीक है, और सबसे दूर कौन है? वो है वरुण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? वो है बुध। सबसे दूर कौन सा है? वो है वरुण। ठीक है, और दूरी के हिसाब से सूर्य से, ठीक है, पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा, यानी कि 3rd नंबर पे है दूरी में। ठीक है, तो इस वाले में आपका आकार के हिसाब से जो पूछेगा वो भी इम्पोर्टेंट है, घनत्व के हिसाब से पूछेगा वो भी इम्पोर्टेंट है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से भी पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका ये ट्रिक दिया हुआ है, ट्रिक नहीं है मतलब ज़रूरी है, छोड़िए ट्रिक को याद करना। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है, द्रव्यमान भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा है मतलब सबसे बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे कम किसका है? ये देखिए, न्यूनतम द्रव्यमान किसका है? वो है बुध का, और अधिकतम द्रव्यमान है वो है बृहस्पति का। ठीक है, द्रव्यमान के हिसाब से न्यूनतम बुध है, अधिकतम बृहस्पति है। ठीक है, अब इसमें हमारी पृथ्वी कहाँ पे है? इसमें भी पृथ्वी हमारी 1 2 3 चौथे नंबर पे है द्रव्यमान के हिसाब से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद ये परिक्रमण इम्पोर्टेंट नहीं है, परिभ्रमण भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है। हाँ, फिर यहाँ पर आ जाइए अपने अक्ष पर झुकाव के हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अक्ष पे झुकाव वाला। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में, ठीक है, शुक्र कम झुका है, सबसे ज़्यादा जो झुका हुआ है वो है अरुण। ठीक है, और झुकाव के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा पोजीशन है? इसमें है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर, 4th नंबर पे। ठीक है, तो आप ये दो परिक्रमण और परिभ्रमण छोड़ दीजिए, द्रव्यमान, सूर्य से दूरी, झुकाव, और प्लस यहाँ पे ये जो दो है आकार और घनत्व के हिसाब से। ठीक है, चलिए, और आपको अगर ये सब नहीं याद करना होगा, ठीक है, कि कौन पहला पे है कौन अंतिम पे है, तो बस आप ये याद करिएगा कि पृथ्वी कौन से नंबर पे है बस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ध्यान दीजिएगा कि आकार के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर पे है, तो वो है 1 2 3 4 5वें नंबर पे, आकार में 5वें पे है, घनत्व में अंतिम पे है 8वें पे। ठीक है, आकार 5, घनत्व 8। ठीक है, सूर्य से दूरी में है पृथ्वी तीसरे नंबर पे। ठीक है, द्रव्यमान के हिसाब से कौन से है? द्रव्यमान के हिसाब से है चौथे नंबर पे। ठीक है, बस आप इतना याद कर लीजिए तब। ठीक है, और यहाँ पे झुकाव वाले में, ये झुकाव वाले में कौन सा है? वो झुकाव में भी 4 नंबर पे है। ठीक है, मिनिमम इतना तो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि लंबा वीडियो बनाऊँ मैं। ठीक है, जब अगर छोटा वीडियो रहेगा तो आप अच्छे से जल्दी से इसको रिकॉल कर पाएंगे, रिविजन कर पाएंगे। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपको, ठीक है, यहाँ से सभी ग्रहों के बारे में, ठीक है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, ठीक है, क्या उसका मतलब एक अलग फीचर है, ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, वो हम आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप और वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लगे रहिए, और सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए, बाय बाय।